और दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस, जैसा कि न्यूनेट में आपको 3 केस मिलते हैं, नॉर्मल टर्म, नॉर्मल प्रीटर्म और न्यूनेटल जॉन्डिस। जो यूजी में सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस। तो न्यूनेटल जॉन्डिस एक 60 केस रहेगा। तो इसमें कैसे प्रोसीड करना है, कैसे अप्रोच करना है, उसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में बोला जाता है कि लगभग 60% टर्म न्यूनेट, लगभग 60% टर्म न्यूनेट न्यूनेटल जॉन्डिस के रूप में प्रेजेंट ही करते हैं लाइफ में 3 to 5 डेज के बीच में। और प्रीटर्म की संख्या और बढ़ जाती है 80%। अबाउट 80% प्रीटर्म न्यूनेट जॉन्डिस के रूप में प्रेजेंट ही करते हैं, वो चाहे फिजियोलॉजिकल हो या पैथोलॉजिकल, ज़्यादा कॉमन फिजियोलॉजिकल है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ रीएडमिशन। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई तो हम 24 घंटे बाद डिस्चार्ज कर देते हैं, और अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ तो 3 दिन मिनिमम है, ज़्यादा भी लग सकता है। डिस्चार्ज करने के बाद एक बच्चा दोबारा एडमिशन के रूप में आया, कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है वो जॉन्डिस के कारण आया, हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण, हो सकता है वो पेरिनेटल एस्फिक्सिया के कारण आया। लेकिन जो सबसे कॉमन काज है रीएडमिशन का, वो आपका न्यूनेटल जॉन्डिस। तो न्यूनेटल जॉन्डिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ रीएडमिशन, दोबारा हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है, उसका मोस्ट कॉमन काज है। दूसरी चीज है मोस्ट कॉमन काज ऑफ मॉर्बिडिटी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मॉर्बिडिटी है, मॉर्टेलिटी नहीं है। मॉर्बिडिटी मतलब बच्चे को दिक्कत हो थोड़ा बहुत और अटेंडेंट को दिक्कत हो, जिसके कारण तो सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में मोस्ट कॉमन काज ऑफ मॉर्बिडिटी का सेकेंड मोस्ट कॉमन काज है न्यूनेटल जॉन्डिस। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रीएडमिशन का मोस्ट कॉमन काज है और मोस्ट कॉमन काज मॉर्बिडिटी इन सेकेंड वीक। अब एक चीज दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूनेट विथ हाई टोटल सीरम बिलिरुबिन, न्यूनेट में हाई टोटल सीरम बिलिरुबिन क्यों होता है? तो उसके 3 इंपॉर्टेंट काज होते हैं, बार बार पूछा जाता है। पहला काज है प्रीमैच्योर ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जैसा कि आप पढ़े होंगे, नॉर्मल एडल्ट में आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, लेकिन न्यूनेट में इसका लाइफ स्पेन सिर्फ और सिर्फ 90 डेज होता है। अगर 90 डेज पे आरबीसी टूटेगी, और आपने पढ़ा होगा बिलिरुबिन का जो प्रोडक्शन होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन से होता है, अगर जल्दी जल्दी आरबीसी टूटेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोडक्शन होगा, पहला कंपोनेंट। दूसरा डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का क्लियरेंस कम होता है, इसका कारण है प्रीमैच्योर लीवर होता है, प्रीमैच्योर लीवर प्रीमैच्योर होता है, जिसके कारण बिलिरुबिन का क्लियरेंस कम होता है। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि टर्म वर्सेस प्रीटर्म। तो प्रीटर्म होगा तो प्रीमैच्योर लीवर ज्यादा होगा, तो उसमें ज्यादा और जॉन्डिस होगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काज है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बिलिरुबिन। होता क्या है कि अगर न्यूनेट है तो उसकी रिलेटिवली रिक्वायरमेंट ज्यादा होती न्यूट्रिशन का। ठीक है। तो क्या करेगा, बॉडी इंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन बढ़ा देता है, इंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन से बिलिरुबिन एब्जॉर्ब होकर ज्यादा ब्लड में जाएगा, तो उसका टोटल सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट काज है। अब इसमें एक चीज पूछा जाता है कि इसमें से प्रीटर्म न्यूनेट में ज्यादा क्यों रिस्क होता है टर्म से भी? तो उसका तो एक पहला रीजन ये है कि डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ बिलिरुबिन, जितना प्रीमैच्योर लीवर होगा उतने ज्यादा कम क्लियरेंस होगा, तो प्रीमैच्योर में ज्यादा रहेगा। दूसरा ये वाला कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है? तो प्रीमैच्योर ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तो न्यूनेट वर्सेस इन्फेंट एडल्ट में, न्यूनेट में टोटल सीरम बिलिरुबिन ज्यादा होता है। अब उसमें भी प्रीटर्म और टर्म न्यूनेट का कंपैरिजन करेंगे तो प्रीटर्म न्यूनेट में भी ज्यादा होता है, यानी प्रीटर्म न्यूनेट में ज्यादा रिस्क होता है जॉन्डिस के, और प्रीटर्म न्यूनेट में ज्यादा रिस्क होता है जॉन्डिस के, और ज्यादा चांस रहता है एक्यूट बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी या कर्निक्टेरस से, क्योंकि वहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर और कम डेवलप होता है। अगर बिलिरुबिन क्रॉस किया तो बेसल गैंग्लिया को डैमेज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, वो टर्म बेबी में 3 to 5 डेज पे होता है। अगर टर्म बेबी है तो 3 to 5 डेज पे होता है, अगर प्रीटर्म बेबी है तो 3 to 7 डेज पे होता है। इसमें भी पूछा जाए पीक कब होता है, तो पीक 3 डेज पे। अगर टर्म बेबी है तो 3 डेज पे पीक होता है, मैक्सिमम जो टोटल सीरम बिलिरुबिन होगा 3 डेज पे। अगर वही प्रीटर्म बेबी है तो 5th डेज पे मैक्सिमम होता है, पीक जो होता है उसका
5th डेज पे होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। टर्म, प्रीटर्म। हाँ, एक चीज और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एडल्ट में क्या होता है, जॉइंटिस अपीयर कब होता है? एडल्ट या बड़े चिल्ड्रन में जब टोटल सीरम बिलिरुबिन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए। टोटल सीरम बिलिरुबिन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए। जबकि नियोनेट में ये 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज और, जैसे आप बड़े बच्चों में और एडल्ट में देखते हो, आप आई में जाके देखते हो। नियोनेट में नेवर आई में आप एक टेरस नहीं देखेंगे, जॉइंटिस नहीं देखेंगे, एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे। नियोनेट में रैमर्स रूल होता है, अभी हम बताएंगे। विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, रैमर्स रूल होता है, उसके बेसिस पे देखते हैं, और वो रैमर्स रूल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना है, स्किन में देखते हैं। ठीक है, हालांकि ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर भी आता है, या रैमर्स रूल होता है जिसे आप क्रैमर्स पढ़ते हो। रैमर्स रूल होता है उसके बेसिस पे, या आप टोटल सीरम बिलिरुबिन करा सकते हो, उसके बेसिस पे आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ नियोनेट। नियोनेट का हम विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, कितना टोटल सीरम बिलिरुबिन होगा। तो उसके लिए एक रैमर्स नामक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने एक रूल बनाया। उन्होंने नियोनेट के होल बॉडी पार्ट को उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। जो पहला पार्ट है वो हेड और नेक रीजन आता है। दूसरा पार्ट नेक मतलब चेस्ट और अम्बलाइकस तक आता है। तीसरा पार्ट अम्बलाइकस से नी ज्वाइंट तक आता है। चौथा पार्ट नी ज्वाइंट से एंकल ज्वाइंट के बीच में आता है। पांचवा पार्ट पार्ट और इधर सोल आता है। और यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ये भी 4th रेंज में आता है। तो अगर एक तो जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल होता है वो सिफेलोकार्डल प्रोग्रेशन होता है, इस तरह से प्रोग्रेशन होता है। इसलिए जब भी जॉइंटिस आएगा तो पहले फेस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से नीचे की तरफ प्रोग्रेस होता है। और इसी के बेसिस पे हम रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग लगभग रफ आइडिया लगा लेते हैं। अगर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5। अब इसमें भी जैसे आप देख रहे हो तो हो सकता है वो लेमन येलो हो। लेमन देखो, लेमन कलर का हो, और हो सकता है डीप येलो या ग्रीनिश कलर का हो। डीप येलो या ग्रीनिश कलर का हो तो मतलब ज्यादा जॉइंटिस है। लेमन येलो है इसका मतलब, तो कलर के बेसिस पे उसकी ग्रेडिंग है। बहुत सारे बुक में सिर्फ सिंगल ग्रेडिंग है, इसमें हम दोनों बता रहे हैं। अगर मान लो आपने जॉइंटिस देखते कैसे हैं, उसमें इस तरह नहीं, स्किन देते, जैसे स्किन है उस स्किन को थंब से या किसी फिंगर से अच्छे से दबा के इसको हटा के इसे देखेंगे। ठीक है, इस एरिया में दबा के, इस एरिया में उसके नीचे का पीलापन देखेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे ऐसे करके देखते जाते हैं। अगर किसी का पाम सोल तक आ गया, ठीक है, तो फिर तो उसमें चला जाएगा स्टेज में, तो उसी के बेसिस पे तुम्हारा हो रहा। अगर लाइट येलो है, लाइट वाले येलो है और रेंज फर्स्ट में है, तो इसका मतलब उसका टोटल सीरम बिलिरुबिन 5 to 7 के बीच में होगा। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर 7 to 9 है, अगर सेकेंड उसमें आ रहा है, यानी इसमें आ रहा है, तो उसका जो आप जब टोटल सीरम बिलिरुबिन कराओगे ब्लड सैंपल भेज के, तो उसका लगभग इसके बीच में आएगा। अगर थर्ड में आ रहा है तो 9 to 11, फोर्थ में 11 to 13 और मोर देन 13। अब किसी का 5th में आ गया, मान लीजिए 5th में आ गया, अब मोर देन 13, ये मोर देन 13 हो सकता है 14 हो, 15 हो, 19 हो, 20 हो, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन हो सकता है। जब पाम और सोल तक पहुंच गया तो आपको टोटल सीरम बिलिरुबिन कराना होगा, वहां पे एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसलिए रैमर्स रूल के कुछ मतलब लिमिटेशन है। जैसे मान लो यहाँ तो ये बता दें मोर देन 13 है, अब मोर देन 13 कितना है उसके लिए कराना पड़ेगा। हाँ, इसके चारों के बीच में तो जरूरी नहीं आप टोटल सीरम बिलिरुबिन कराओ, इससे रफ आइडिया उसके बेसिस पे फोटोथेरेपी आप दे सकते हो। ठीक है, अब ध्यान याद करने का तरीका क्या है, आप 5 से 7 याद करो, सिर्फ 5 से 7 याद करो, उसके बाद 2-2 बढ़ाते जाओ, 2-2 बढ़ाते जाओ। सिंपल तरीका इसलिए बनाया है, 5 से 7, 7 से 9, ठीक है, दोनों बढ़ाते जाओ, 9 से 11, 11 से 13, इससे। उसी तरह इसमें आ गया, इसमें चूंकि डीप येलो है तो ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ जो शुरुआत से 1 बढ़ा दो, 7 से 9 शुरुआत हो, फिर उसमें 2-2 को बढ़ना, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, मोर देन 15। अब यहाँ पे फिर से लिमिटेशन, 15 के ऊपर 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 to 20 कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको टोटल सीरम बिलिरुबिन TSB, टोटल सीरम बिलिरुबिन
बताएगा। हालांकि एक होता है TCB, ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, इसको स्किन में लगा के वो करते हैं तो उस पर डिटेक्ट करके बताता है, ठीक है। वो भी हम उसका करके देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशन है, अगर बहुत ज्यादा आता है तो ये भी नहीं बता पाता है। ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर के भी कुछ वो होते हैं लिमिटेशन। हालांकि ये बता देता है 20, 22, कभी 28, 29 तक बता देता है, लेकिन कभी कभी इसके लिमिटेशन होते हैं। तो सबसे बेस्ट तो ये होता है, लेकिन इसमें आप बच्चे को प्रिक करेंगे, सैंपल भेजेंगे, अल्टीमेट फोटोथेरेपी ही होता है। तो प्रिक को अवॉइड कर सकते हैं, इस बेसिस पे हम काफी बच्चों को फोटोथेरेपी लगा के ट्रीट करते हैं। अगर प्रिक करोगे तो सेप्सिस और सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। तो ये रैमर्स रूल आपको याद रखना है, इसके बेसिस में काफी वो कर सकते हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि उसको देना है कि नहीं देना है, ठीक है।